ये डाली कि किसी को कैल्शियम कम ना हो शरीर में। स्वामी जी के यहाँ से एक कार्यक्रम शुरू हुआ, राष्ट्र चेतना। ये कार्यक्रम शुरू करने के पीछे की भूमिका क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? आपने स्वामी जी के व्याख्यान अगर ध्यान से सुने होंगे तो बार बार आपने उनके मुंह से ये सुना होगा कि योग और प्राणायाम उनके जीवन का आखिरी उद्देश्य नहीं। योग और प्राणायाम को उन्होंने साधन के रूप में लिया है, उद्देश्य तो कुछ दूसरा है। उद्देश्य क्या है? वो चाहते हैं कि भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बने और विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो। भारत फिर से सोने की चिड़िया बने और विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो, ये उनका आखिरी लक्ष्य है। योग और प्राणायाम साधन है, साध्य ये है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने। अब जब ये प्रश्न उठता है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने और विश्व गुरु के स्थान पर हो, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि भारत कभी सोने की चिड़िया था या रहा होगा? फिर से तो तभी बनेगा ना, पहले कभी रहा होगा। स्वामी दयानंद जो आर्य समाज के स्थापक थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिनके भवन में हम बैठे हैं, स्वामी दयानंद जी ने एक वाक्य लिखा है, बहुत बहुत गहरी बात है, कि भारत वो पत्थर था जिसको छूने के बाद कोई भी पारस होता है, ऐसा पत्थर सोने का। तो स्वामी जी ने ये लिखा है तो ऐसे ही नहीं लिखा, उसके पीछे कोई गहरी बात होगी, क्योंकि स्वामी दयानंद जी के बारे में तो ये बात बिल्कुल निर्विवाद कही जाती है कि वो कोई चीज असत्य नहीं लिखते, असत्य कभी बोला नहीं, असत्य कभी लिखा नहीं, और हमेशा जीवन में दूसरों को उपदेश दिया कि सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना, उसके लिए हमेशा तैयार हो। तो उन्होंने जब ये लिखा बहुत पहले सत्यार्थ प्रकाश में, और फिर उनके उपदेशों में ये सब बात आई है, तो कुछ तो इसके पीछे राज होगा। एक बार मैंने ये बात मेरे गुरु से पूछी। मेरे गुरु थे, उनका नाम था श्री धर्मपाल, वो बहुत बड़े इतिहासकार थे। उनका जन्म मुजफ्फरनगर जिले में हुआ और उनकी पढ़ाई लाहौर में हुई थी, और बाद में वो प्रोफेसर होके भारत के बाहर चले गए थे। लंदन में टेम्स यूनिवर्सिटी में करीब 40 साल उन्होंने पढ़ाया, और कई देशों में वो विजिटिंग प्रोफेसर थे। अंत में जब रिटायर वगैरह हो गए तो भारत वापस आ गए। मेरे वो गुरु थे। एक बार मैंने कहा कि स्वामी दयानंद जी ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने कहा कहते हैं तो सही कहते हैं, इसमें गलत क्या कि भारत तो सोने की चिड़िया था। तो मैंने कहा सुना तो मैंने भी है, बचपन से सोने की चिड़िया था, लेकिन इसका सबूत क्या, प्रमाण क्या है इसका? तो कहने लगे तुम्हारे जैसे आदमी की यही गड़बड़ी है। मैंने कहा मेरे जैसे से मतलब? तो उन्होंने कहा जो आधुनिक शिक्षा लेकर निकले हुए लोग हैं ना, इनके जीवन में एक ही गड़बड़ी है कि वो अविश्वास पहले करते हैं, विश्वास बाद में करते हैं। और ये जो बिना पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, उसकी ये खुशकिस्मती है और खूबी है कि वो सबसे पहले विश्वास करता है, अविश्वास कभी नहीं करता। इसका मतलब इस पढ़ाई लिखाई ने हमको खराब कर दिया, अविश्वासी बनाया। हम जल्दी भरोसा ही नहीं करते किसी चीज पे। मुझे भी नहीं होता, क्योंकि मैं भी इसी आधुनिक शिक्षा में से पढ़कर निकला हुआ। तो मैंने मेरे गुरु से कहा कि मुझे तो होता नहीं विश्वास। अब आप कहते हैं स्वामी दयानंद ने कहा है, तो मुझे तो प्रमाण दिखाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमको प्रमाण चाहिए तो लंदन जाओ। मैं पूछा क्यों, लंदन क्यों? तो उन्होंने कहा सब प्रमाण वहीं पे हैं, भारत के सारे प्रमाण वहां हैं। तो फिर तब से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई, और फिर मुझे लंदन जाने का जब चांस मिला, मौका मिला, तो मैंने वहां वो प्रमाण देखे। लंदन में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी। हाउस ऑफ कॉमन्स माने अंग्रेजों की लोकसभा। तो अंग्रेजों की लोकसभा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वहां भारत के बारे में लाखों दस्तावेज है, लाखों की संख्या। और लंदन शहर में और एक दूसरी लाइब्रेरी है, उसको ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी कहते हैं। वहां पे भी भारत के बारे में लाखों दस्तावेज, उनमें से कुछ 50,000 दस्तावेज मेरे पास भी हैं, जो वहीं के हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी के हैं, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी के हैं।
थोड़ा सॉर्बोन की एक बड़ी लाइब्रेरी है फ्रांस में, वहां के हैं। ऐसे अलग अलग जगह के कुछ दस्तावेज हैं, संख्या लगभग 50,000 है, लेकिन लाखों में दस्तावेज वहां है जो ये बताते हैं कि भारत कैसा देश था अंग्रेजों के आने के पहले। अंग्रेजों के आने के पहले ये देश कैसा था, एक दस्तावेज का जिक्र करता हूं। सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बहस हो रही थी। तारीख बताता हूं आपको, 23 जून 1813 ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस हो रही थी। अंग्रेजों का एक सांसद बोल रहा था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। 3.5 घंटे वो भाषण दिया। उस भाषण में वो भारत के बारे में जिक्र किया। उसने भाषण की शुरुआत की थी हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया। भाषण की शुरुआत हुई थी भारत को ईसाई कैसे बनाया जाए, यहां से शुरू किया। उसका पूरा भाषण मेरे पास है। उसमें वो कहता है कि भारत को ईसाई बनाना। क्यों बनाना है? इसलिए बनाना है कि ये देश धन धान्य से भरपूर है भारत, और इसलिए बनाना है कि अंग्रेजों का देश बहुत गरीब है, तो अंग्रेजों को गरीबी मिटानी है, तो वो भारत की अमीरी से मिट सकती है। माने भारत का पैसा लंदन आता रहे तो भारत तो जो हो सो हो, हम अमीर हो जाएंगे। और वो ये बात अपने देश के बारे में कह रहा है क्योंकि आज से 250 साल पहले इंग्लैंड में बहुत भूखमरी थी। इतने लोग भूख से मरते थे कि सन 1400 से 1500 के बीच में 3.5 करोड़ अंग्रेज लोग भूख से मर गए थे। अंग्रेजों की आज जनसंख्या 7 करोड़ है और आधी जनसंख्या मर गई थी गरीबी के कारण, इतनी भूखमरी होती थी। तो विल्बरफोर्स कह रहा हम बहुत गरीब हैं, हमारे देश को गरीबी मिटानी है, और भारत के पास इतना अथाह पैसा है कि 1000 साल भी हम लूटें तो खत्म नहीं होने वाला। तो भारत को 1000 साल तक लूटते रहना है। ये तभी संभव हो जब हमारा शासन भारत में चले, और हमारा शासन भारत में हमेशा चलता रहे। ये तब संभव हो जब भारत के लोग ईसाई हो जाए। जो राजा का धर्म है वही प्रजा का हो जाए, तो प्रजा और राजा में टक्कर नहीं होगी, टकराव नहीं होगा। जैसे हम होंगे वैसी प्रजा हो जाएगी। तो इसलिए भारत को ईसाई बनाना, ईसाई बनाने के लिए हमें भारत से पैसा लाना, 1000 साल तक लूटना। तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर उस समय था ग्लैडिस्टन। वो पूछ रहा है विल्बरफोर्स को बीच में रोक के कि तुमको कैसे मालूम भारत इतना पैसे वाला देश, इतना समृद्धशाली, इतना इतना। तब वो कहता है कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में गई है उसके अधिकारियों ने सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षण की कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा बताओ। तो एक सर्वे की रिपोर्ट वो कोट कर रहा है और कह रहा है कि भारत का सारी दुनिया में 33% निर्यात हो रहा है। इसको फिर से सुनिए, सारी दुनिया में भारत का निर्यात 33% हो रहा है। माने वर्ल्ड का टोटल मार्केट में 33% कंट्रीब्यूशन भारत का है। दुनिया में अगर $100 अरब का माल बिक रहा है तो $33 अरब का माल भारत का बिक रहा है। फिर वो कहता है भारत के बाद जो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो चीन है, जिसका 27% माल दुनिया में बिक रहा है। और भारत और चीन दोनों को मिला दिया जाए तो आधे से ज्यादा माल तो ये 2 ही देशों का बिक रहा है पूरी दुनिया में। तो वो कोट कर रहा है सर्वे की रिपोर्ट को। अब ये जो 33% एक्सपोर्ट हो रहा है, तो फिर वो पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से। तो वो बोल रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है भारत से वो है कपड़ा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी सबसे अच्छी। आपको मालूम है यहां मलमल बनता था, मलमल की थान होती थी। 12 गज लंबा मलमल का थान तह करते हुए एक दिया सलाई के डब्बे में रख सकते थे, इतनी बारीक बुनाई होती थी। तो वो विल्बरफोर्स कह रहा है हाईएस्ट एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का, और वो कह रहा है कि दुनिया को कपड़ा पहनना तो भारत में सिखाए। उसके ये शब्द पे ध्यान दीजिए। तो ग्लैडिस्टन हैरान हो गया। तो वो कहता है हाँ, दुनिया जब कपड़ा पहनना जानती नहीं थी तब भारतवासी मलमल बनाते थे, इतनी बारीक बुनाई था, और ये मशीन से नहीं बनता, हाथ से बनता है। तो ग्लैडिस्टन कहता है आई कांट बिलीव इट। वो कहता है मुझे भरोसा नहीं होता,
तो विल्बर फोर्स कहता भरोसा तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन ये रिपोर्ट सामने रखी है, इसका क्या करूं, और ये भारतवासियों की बनाई हुई नहीं है, हमारे अधिकारी जो भारत में गए हैं उनकी बनाई हुई रिपोर्ट। कपड़ा बिकता था बहुत बड़े एक पैमाने पर, यहां से 33 देशों में जाता था। फिर दूसरा एक्सपोर्ट होता था स्टील का, स्टील बनता था इस देश में। फिर तीसरा एक्सपोर्ट होता था ईंट, ब्रिक्स का, ये घर बनाने के जो काम आते। चौथा एक्सपोर्ट था हमारे देश में, आजकल हम सीमेंट बोलते हैं, पहले जमाने में चूना हुआ करता था, चूना बहुत बड़ा एक्सपोर्ट था। ऐसे 36 एक्सपोर्ट। और वो बोलता है विल्बर फोर्स कि दुनिया के सारे देश भारत के लिए परेशान है कि उनको ये माल चाहिए, और भारत की मोनोपोली है, कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी ये सामान बनता है। अब ग्लैडस्टन पूछ रहा है तो फिर भारत सोने की चिड़िया कैसे हो गया, तो वो बताता है कि ये जो बिक रहा है सारा माल, इसके बदले में भारत को सोना मिलता है। हम कपड़ा बेचते हैं और हमको सोना मिलता है, हम लोहा बेचते हैं, हमको सोना मिलता है, हम ईंट बेचते हैं, हमको सोना मिलता है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में करेंसी नहीं थी, सोना ही था, चांदी ही थी, हीरे जवाहरात थे। और आप जानते हैं बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में आप कुछ देंगे तब कोई दूसरा देगा। तो हम कपड़ा देते थे तो वो सोना देते थे, हम स्टील देते थे तो सोना देते थे। और हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार था अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोना होता है, आप जानते। तो अफ्रीका के व्यापारी हमसे ये खरीदते थे और बदले में हमको सोना मिलता। और ये 3000 साल चला, 3000 साल हमने सोना लाया कपड़ा बेच के, हमने सोना लाया लोहा बेच के। तो इतना सोना इकट्ठा हो गया इस देश में कि सारी दुनिया ने भारत को सोने की चिड़िया कहना शुरू किया। और सोना इतना हो गया हमारे पास कि हमने गहने और जेवरात तो सोने के बनाए ही, फिर जरूरत पड़ने पर मंदिर भी सोने के बना डाले। दुनिया में ये हजारों साल का एक ही देश है जहां सोने के मंदिर है। सोने की मस्जिद नहीं है, सोने का गिरजाघर नहीं, यहां सोने के मंदिर है। और आप कहेंगे एक मंदिर है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। मैंने अंग्रेजों के दस्तावेज ढूंढ ढूंढ कर निकाले तो भारत देश में अंग्रेजों के आने के पहले तक 11,000 से ज्यादा सोने के मंदिर। एक एक मंदिर के पास 300 से 400 मीट्रिक टन सोना, एक एक मंदिर के पास। मंदिरों में सोना कहां से आया? समाज ने दान में दिया। समाज के पास कहां से आया? तो व्यापार करके लाया। हमने लूटा नहीं किसी को। भारत का एक भी व्यापारी कभी किसी को लूटने नहीं गया। भारत का कोई राजा कभी दूसरे देश पर हमला करने नहीं गया। यहां बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका सारी दुनिया सम्मान करती थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आप जानते हैं, हर्षवर्धन को आप जानते हैं, अशोक को आप जानते हैं। सारी दुनिया इनके चरणों में पड़ी रहती थी, लेकिन ये कभी दूसरे देश को लूटने नहीं गए। गए तो धर्म प्रचार करने गए। हमने लूटा किसी को नहीं। फिर सोना कहां से आया? व्यापार करके कमाया हमने, और व्यापार में हम सबसे ऊपर थे, इसलिए इतना सोना है। तो वो सोना चांदी इतना जमा हो गया था इस देश में, इसलिए सारी दुनिया में सोने की चिड़िया नाम से भारत प्रसिद्ध हो, क्योंकि व्यापार बहुत ऊंचा था इस देश में। ये दस्तावेज पढ़ने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि भारत उद्योग प्रधान देश था, सिर्फ कृषि प्रधान नहीं था। हमको ये बताया गया ना, भारत कृषि प्रधान देश। कृषि तो सेकेंडरी है, उद्योग तो प्राइमरी थे। और ये सब इतना सारा 3000 साल हम सोना कमाते रहे, कमाते रहे, कमाते रहे, फिर मंदिर बनाते रहे, सोना दान करते रहे। सोने का उपयोग इस देश में सबसे ज्यादा है, आज भी सबसे ज्यादा। हम गरीबी में हैं, फिर भी दुनिया का सबसे ज्यादा सोना इसी देश में। भले वो घरों में है, ये अलग बात है, लेकिन है अभी भी इस देश में। तो इसलिए ये देश पैसे वाला, समृद्धशाली बना। और यही कारण था जो अंग्रेज यहां आए, फ्रांसीसी आए, डच लोग आए, पुर्तगाली लोग आए। आप जरा सोचो, अगर हम गरीब होते और भुखमरी के शिकार होते तो अंग्रेज यहां 200 साल झक मारते। 200 साल, 2-4 साल में लौट जाते। अगर हम गरीब होते, भुखमरी के शिकार होते, तो फ्रांसीसी क्यों आते?
वास्को डिगामा क्यों आया अपनी पूरी फौज लेके, सिकंदर क्यों आया यूनान से चलकर यहां तक, ये सारे लोग आए क्योंकि हमारे पास कुछ था। और वो दो ही चीजें थी, एक तो ज्ञान और दूसरा पैसा, समृद्धि। ज्ञान भी बहुत था इस देश में। और भारत तो नाम ही ज्ञान है, संस्कृत का शब्द है भा, भा का मतलब है ज्ञान, और रत माने लगा हुआ, ज्ञान में लगा हुआ देश है ये भारत। ज्ञान भी बहुत ऊंचा, कितने हजारों विद्यार्थी विदेशों से आकर यहां पढ़ते थे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, ये तो दो नाम है, ऐसी हजारों विश्वविद्यालय थे। मेरे पास पूरी सूची है कितने विश्वविद्यालय कहां कहां थे इस देश में। तो ज्ञान में बहुत ऊंचा था, पैसे में बहुत ऊंचा था, तो दो ही खोज में सब आते थे, कोई ज्ञान लेने आता था, कोई पैसा लेने आता था। इसलिए हजारों साल हम कहीं नहीं गए, सब यहां आए। तो इसलिए भारत दुनिया में गुरु था, क्योंकि ज्ञान भी यहीं से मिलता था लोगों को, और धन और संपत्ति भी यहीं से मिलती। फिर गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि जब बहुत ज्यादा संपत्ति आ गई हमारे पास, तो हमने संपत्ति की कदर करना बंद कर दी। जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाए ना तो कदर नहीं होती उसकी। कदर कैसे बंद हुई? हमने एक फिलॉसफी बनाई इस देश में, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आर्य समाजी कहेंगे ये पौराणिकों की बनाई हुई है। सच में हम लोगों ने यही गड़बड़ कर दी इस देश में। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्या उल्टी बात कर रहे हैं। अगर जगत मिथ्या है तो सब मिथ्या है, फिर तो जगत मिथ्या नहीं होता। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। लेकिन कुछ हजार साल हमारा दिमाग ऐसा घूम गया, और ये दिमाग पता है किसने घुमाया? बौद्ध धर्म के लोगों ने हमारा दिमाग घुमाया। आप जानते हैं बौद्ध धर्म इसी देश में आया। तो बौद्ध धर्म वालों ने ये फिलॉसफी इतनी तेज फैलाई, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ये सोना है, चांदी है, ये जगत है, ये मिथ्या है, बेकार है, इसको छोड़ो, जाने दो, माया है, मत फंसो। तो मत फंसो, मत फंसो, मत फंसो, तो माया से हमको दूर हटाते गए, तो जगत से भी दूर हटते गए। फिर परिणाम क्या हुआ कि जब विदेशी आए लूट मार करने के लिए, तो हमने कहा अरे क्या है, माया है, लूट रहे हैं, लूटते दो। तो जो विदेशी आया वो लूट के ले गया, हम तालियां बजाते रहे। सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए महमूद गजनवी आया, 17 बार उसने मंदिर लूटा, और मंदिर के पुजारी खामोश लूट को देखते रहे। 250 पुजारी थे और 117 महमूद गजनवी के सैनिक थे। 250 पुजारी थे, 250। एक एक पुजारी एक एक लाठी लेकर अगर महमूद गजनवी की सेना पे मिल जाता तो महमूद गजनवी पहले साल में ही मर जाता। लेकिन वो पुजारी बोलते रहे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मंदिर है, जगत का हिस्सा है, लुट रहा है, लुटने दो, फिर आ जाएगी, ये तो संपत्ति है, माया है। आजकल और भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, माया में मत फंसो, ये संपत्ति में मत फंसो। मैंने बहुत सारे साधु बाबाओं को पूछा, भाई माया में हम ना फंसे ये तो ठीक है, आप क्यों फंसे हुए हो? एक साधु बाबा है, मैं नाम नहीं लेता, वो रोज यही भाषण देते, माया में मत फंसो, और कहते मेरे को दे दो, तुम मत फंसो, मुझे दे दो, मैं संभालूंगा तुम्हारी माया। तो जैसे आजकल के कुछ पाखंडी लोग हैं ना इस देश में, जो आपको उल्लू बनाते रहते, ऐसे ही कुछ पाखंडी 1000 साल पहले हो गए इस देश में। उन्होंने खूब उल्लू बनाया लोगों को, माया में नहीं फंसो। तो विदेशी आए, माया को लूटते रहे, और वो लूटते रहे, हम लुटवाते रहे, वो लूटते रहे, हम लुटवाते रहे। एक दिन सब खाली हो गया। महमूद गजनवी ने लूटा, तैमूर लंग ने लूटा, नादिर शाह ने लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, फिर उसके बाद बाबर आ गया, फिर उसके खानदानियों ने लूटा, फिर वो खानदान खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद पुर्तगाली आ गए, उन्होंने लूटा, पुर्तगाली चले गए तो फ्रांसीसी आ गए, उन्होंने लूटा, फ्रांसीसी गए तो फिर अंग्रेज आ गए, और उन्होंने तो 250 साल खूब जम के लूटा। उस लूट का परिणाम ये हुआ कि सोने की चिड़िया नाम का भारत अब मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रह गया। अब स्थिति इस देश की ये है, 250 साल पहले जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला देश था, अब दुनिया के सबसे गरीब देशों में हमारी गिनती होती है। 113 करोड़ की हमारी आबादी है,
जिसमें 84 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनकी एक दिन की कमाई 20 रुपए से कम है। ऐसा देश हो गया। इस लूट ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। ये लूट कैसे हुई? कई तरीकों से हुई ये लूट। एक तो ये था कि ये विदेशी आते थे और जो धन संपत्ति हमारे मंदिरों में था उसको लेके जाते थे, ये एक तरीका था। दूसरा ये तरीका था कि विदेशी आते थे और हमको उल्लू बना के अपना माल बेचते थे और हमारा पैसा मुनाफे के रूप में लेके जाते थे। जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं वो हम उनसे लेते थे। आप सोचो, दुनिया में ऐसा कोई समाज है जो अपनी जरूरत के बिना का सामान खरीदे? हमने खरीदा, आज भी खरीद रहे हैं। हमारी अकल ही खत्म हो गई है कि ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए चाय की हमें कभी भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि ये गर्म देश है। गर्म देश में चाय ना पी जाती है ना पिलाई जाती, और गर्म देश में चाय उत्पादन भी नहीं हो सकती। चाय उत्पादन होने के लिए ठंडा देश चाहिए। यूरोप और अमेरिका में चाय हो सकती है, भारत में नहीं। तो वो चाय लेके आए हमारे देश में। हम गर्म देश वाले जो दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, मट्ठा पीते थे, हर दिन दही होता था, हर दिन मक्खन होता था, दही और दूध की नदियां जिस देश में बहती थी, उस देश के लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया। अंग्रेज बहुत चालाक थे। उनको भारतवासियों की एक कमजोरी पता चल गई। उनको ये पता चला कि ये भारतवासी मुफ्त में कुछ भी लेते। हाँ, तो सबसे पहले चाय उन्होंने मुफ्त में पिलाई। जगह जगह चाय के दुकानें खोली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय पिलाई मुफ्त में। हमने पीना शुरू किया मुफ्त में, फिर आदत पड़ गई, फिर खरीद के पीना शुरू किया, और अब इतनी पी रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं पीता। एक साल में हिंदुस्तानी लोग 70 करोड़ किलोग्राम चाय पी जाते हैं। 10,500 करोड़ रुपए की ये चाय होती है। इस 10,500 करोड़ की चाय पीकर जो बीमारियां आती हैं, क्योंकि चाय एसिडिक है, आप जानते हैं, तेजाबी है। ज्यादा चाय पिएंगे तेजाब और बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी से 103 रोग आते हैं। तो ये चाय बिकती है 10,500 करोड़ की। इससे रोग पैदा होते हैं। उन रोगों का इलाज करने में खर्च करते हैं हम 6.5 लाख करोड़। ऐसे मूर्खानंद हैं इस देश के लोग जो अपने को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। ज्यादा स्मार्ट वो हैं जो उठते ही चाय पीते हैं, और ज्यादा स्मार्ट वो हैं जिनको टट्टी तब उतरती है जब चाय पी लेते हैं। सुपर स्मार्ट है, बैठी चाहिए, उसके बिना तो टट्टी भी नहीं उतरती। तो ये महानुभाव लोग जो इस देश में अंग्रेजों के छोड़े हुए हैं, मैं कहता हूं ये काले अंग्रेज हैं। वो तो गोरे अंग्रेज थे, चाय पीते थे। ये सब काले अंग्रेज हैं। हमारे हिंदुस्तानियों ने ऐसा नियम बना दिया, एवरी टाइम इज टी टाइम। कभी भी चाय पी सकते हैं। किसी के भी घर में चाय पियोगे? हाँ, ले आओ। एक बार भी कोई नहीं कहता जी नहीं पिएगी। हाँ, ले आओ। और वो पूछेगा इसलिए कि उसको भी पीनी है, तो वो खुद पिएगा, आपको पिलाएगा। तो 10,500 करोड़ की चाय अंग्रेजों के जमाने में बिकती नहीं थी, अब 10,500 करोड़ की बिकती है। हम चाय पी पी के अंग्रेजों के गुलाम हैं। हमने ऐसी चीज खरीदी जो जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज हमने खरीदी अंग्रेजों से, अफीम। आपको मालूम है अंग्रेज चीन से अफीम लेके आते थे, भारत में बेचते थे, फिर मुनाफा लेके जाते। अफीम लेना शुरू कर दिया, चाय लेना शुरू कर दिया, फिर उनकी चीनी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं चीनी सबसे पहले इंग्लैंड में बनी, भारत में नहीं बनी। चीनी लेना शुरू कर दिया, फिर मैदा लेना शुरू कर दिया उनसे। हम तो आटा खाने वाले लोग थे, हमने मैदा खाना शुरू कर दिया। फिर उनके बेकरी आइटम बिकने लगे इस देश में, पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्किट, ये सब उन्होंने लाना शुरू कर दिया। ये बिकना चालू हो गया। धीरे धीरे अंग्रेजों का इतना धंधा बढ़ा इस देश में कि सारा सोना हमारा जो हमने लाया था 3,000 साल कमा के, वो अंग्रेजों को दे दिया व्यापार के चक्कर। एक तो उन्होंने सीधे लूटा यहां से, दूसरा उन्होंने व्यापार करके लूटा यहां से, और तीसरा तरीका उन्होंने अपनाया कि किसी के पास कुछ न बचे हिंदुस्तानियों के पास, टैक्स और लगा दिए इस देश में। जब उनकी सरकार बन गई तो टैक्स के माध्यम से लूटा उन्होंने। कैसे टैक्स लगाए उन्होंने? भारतवासी कोई भी सामान का उत्पादन करें तो एक्साइज ड्यूटी लगा दी उन्होंने, फिर सामान को बेचें तो इनकम टैक्स लगा दिया उन्होंने, सेल्स टैक्स लगा दिया उन्होंने,
रोड टैक्स लगा दिया, टोल टैक्स लगा दिया, तो टैक्सों के माध्यम से पैसा लूट लिया। फिर किसानों को लूटा लगान लगा के, जमीन पे लगान लगा दिया, लैंड रेवेन्यू, और वो 50% से लेके 90% तक था। माने जितना उत्पादन करेगा किसान उसका 50% अंग्रेजों को देना। तो किसानों से लूट लिया, व्यापारियों से लूट लिया, ग्राहकों से लूट लिया, सब लूट लूट के ये धन इंग्लैंड जाना शुरू हुआ। और तब हिंदुस्तानियों को थोड़े दिन के बाद चेतना आई कि हमारा कितना बड़ा लूट हो रही है। ये चेतना आई तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नेहरूजी। उन्होंने किताब लिखी, सबसे पहली किताब इस देश में उनकी आई कि अंग्रेजों ने कितना लूटा, फ्रांसीसियों ने कितना लूटा, डच लोगों ने कितना लूटा। फिर उसके बाद लाइन लगी, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने लिखा। आज सैकड़ों किताबें इस देश में हैं, जो आप पढ़ें तो आपको खून के आंसू आएंगे, कितना लूटा ये देश। और 1-2 साल नहीं, 1-2 साल नहीं, 1000 साल, महमूद गजनबी से लेकर ईस्ट इंडिया का, उस लूट में सारा धन चला गया, हम गरीब हो गए। भगवान ने हमें गरीब नहीं बनाया। अगर ये देश को भगवान ने गरीब बनाया होता तो सोचो ये देश कैसा होता। हम गेहूं का एक बीज खेत में डालते हैं, फिर उसमें से पौधा बनता है, और उस पौधे में कम से कम 60 से 70 गेहूं के दाने आते हैं। ये देश गरीब कैसे, बताओ। एक बीज डाला तो 70 बीज पैदा हो गए, माने 70 गुना ज्यादा उत्पादन। भगवान ने तो ऐसी व्यवस्था बनाई है इस देश में। तो भगवान का बनाया हुआ गरीब नहीं है ये देश। हम आम की एक गुठली लगाते हैं, आम का पेड़ हो जाता है, तो कम से कम 100 साल तक वो फल देता है, और एक एक साल में 8 से 10 हजार आम टूटते हैं। गरीबी कहां है? उत्पादन तो इतना है। तो भगवान ने गरीब नहीं बनाया, इस देश को तो लुटेरों ने गरीब बनाया, और हमने लुटेरों को बुलाया। आप जानते हैं, सारे विदेशी लुटेरों को हमारे ही लोग लेके आए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सब भारत के ही गद्दारों द्वारा बुलाए गए थे। कभी गुजरात में तो कभी कहीं तो कभी कहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती भी एक भारत के ऐसे ही गद्दार ने कराई थी, जिसका नाम था मीर जाफर। तो अपने ही देशवासियों की गद्दारी से हम लूटे, विदेशियों ने हमको लूटा, और आपस में हम इतने लड़ते और झगड़ते रहे कि विदेशी मजा करते रहे। हम आपस में ही लड़ते रहे, ये राजा उससे लड़ेगा, वो उससे लड़ेगा, ये उसको लड़ेगा, और विदेशी सबको लूटेंगे। ये चलता रहा इस देश में। इस लूट में हम बर्बाद हो गए। गरीबी आ गई, भुखमरी आ गई, बेरोजगारी आ गई। फिर जब अंग्रेज गए इस देश को छोड़कर, तो सब क्रांतिकारियों का एक ही सपना था कि अंग्रेज चले गए, अब भारत की लूट बंद हो जाएगी। अंग्रेज चले गए, अब भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। अंग्रेज चले गए, अब फिर से हम दुनिया में सबसे आगे आ जाएंगे। ये सबका सपना था। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, जितने क्रांतिकारियों के नाम आप जानते हैं, सबका एक ही सपना था, अंग्रेज जाएंगे तो देश फिर से खुशहाल होगा, सुख और समृद्धि वाला होगा। लेकिन अंग्रेज चले गए, अब 60 साल हो गए। अब 60 साल के बाद देश में देखो, न कहीं खुशहाली है, न कहीं समृद्धि है। खुशहाली और समृद्धि अगर है तो भारत के 10, 20, 50 लोगों के घरों में धीरू भाई अंबानी, नुस्ली वाडिया, जमशेद जी टाटा या और 72-75 घराने हैं, इनके घरों में तो समृद्धि दिखती है। और इनके साथ इनके कुछ सहयोगी एजेंट वगैरह है, जो कुल आबादी का 1% से ज्यादा नहीं। बाकी तो गरीबी का पूरा महासागर इस देश में। हमारी सरकार के आंकड़े हैं, 84 करोड़ भारतवासियों के पास एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम। 84 करोड़। तो अंग्रेज गए, 60 साल हो गया, अब देश क्यों नहीं सुखी हो रहा, क्यों समृद्धशाली नहीं हो रहा? बात ऐसी है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए। गोरे अंग्रेज तो विदेश से आए थे देश को लूटने के लिए, ये हरामखोर काले अंग्रेज तो अपने देश में से ही पैदा हो गए देश को लूटने के लिए। जिनको आज आप नेता कहते हैं ना, वो किसी भी पार्टी के हों, मैं इनको काला अंग्रेज कहता हूं।
ये भी लूटने में ऐसे ही लगे हुए हैं इस देश को जैसे महमूद गजनबी और मोहम्मद बिन कासिम लगे हुए। मेरे पास भारत के 419 नेताओं के सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने एक दिन स्वामी जी को दिखाए थे, और उसी दम पे स्वामी जी कहते हैं स्विस बैंक का पैसा वापस ला। ये 419 नेता हैं जिनके नाम मैं कभी आपको बोल कर बताऊंगा, यहीं दिल्ली में बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, थोड़े समय के बाद। इनमें से किसी के पास 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं थी, और इतना भी पैसा नहीं था उनकी जेब में कि चाय का प्याला खरीद के खुद पी सके। चाय भी पीनी होती थी तो दूसरी की जेब से पैसा निकाल के पीते थे। और आज इन 419 नेताओं में एक एक के पास 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, कुछ के पास तो 50,000 करोड़ तक की संपत्ति है। कहां से आई है? इसी देश में से लूट कर इन्होंने कमाई। इनके बाप दादों के पास तो कुछ नहीं था। कई नेता तो ऐसे थे जो खुद यहां दिल्ली में सिनेमा की टिकट ब्लैक करते थे, यही दिल्ली के नेता, और रेहड़ी पे बैठ के टिंडा, तोरई, लौकी और टमाटर बेचते, यही दिल्ली की सड़कों में। और आज एक एक के पास 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़, 20-20 हजार। इन 419 नेताओं का एक दिन पूरा हिसाब निकाला था मैंने। इन्होंने भारत में जो पैसा लूटा, भ्रष्टाचार करके, घोटाला करके, आप जानते हैं भ्रष्टाचार और घोटाला इस देश में हर दिन होता, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ना हो। इन नेताओं ने 45 लाख करोड़ रुपया लूटकर विदेशी बैंकों में जमा कर रखा। अंग्रेज आए, लूट कर ले गए, हमें समझ में आता है कि वो विदेशी थे, लुटेरे थे। हमारे ही अपने देश के नेता देश को लूटने में लग गए, और इन्होंने अंग्रेजों से कम नहीं लूटा इस देश को, उससे ज्यादा लूटा। अब ये लूट लूट के घर भर रहे हैं अपना। और इन नेताओं का एक ही खेल है इस देश में, पैसा बनाओ और कुर्सी पे आओ, कुर्सी पे आओ फिर पैसा बनाओ, फिर पैसा बनाओ फिर कुर्सी पे आओ, फिर कुर्सी पे आओ फिर पैसा बनाओ। यही खेल चलता है। इनका ना कोई सिद्धांत है, इनका कोई नीति नहीं, इनका कोई नियम नहीं, इनका एक ही सिद्धांत, एक ही नीति, लूटो लूटो लूटो। जहां से लूटने को मिले लूटो, जितना नीचे गिरना पड़े नीचे गिर के लूटो, उसकी कोई इन्होंने सीमा नहीं बनाई। तो 60 साल इस देश को इन्होंने लूट लिया, और इन्होंने लूटा ही नहीं, दूसरों से भी लुटवाया इस देश को। खुद तो लूटा, दूसरों से भी लुटवाया। एक एक नेता इस देश में जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो जाता है तो विदेशी कंपनियों को बुला बुला के लाता है, भाई मेरे राज्य में आओ विदेशी कंपनियों वालों और लूटो मेरे राज्य। आपको मालूम है इस देश में पिछले 15 साल से एक नीति चल रही है, उस नीति का नाम तो रखा है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन वास्तव में है वो भारत की लूट। इन नेताओं ने जब जब इनको मौका मिला प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होने का, इन्होंने हजारों विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दे दिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था ना इस देश में, वो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर उस समय भारत का प्रधानमंत्री था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो जहांगीर ने लाइसेंस दिया व्यापार करने का। आज के जहांगीर ये हैं जो विदेशियों को लाइसेंस दे रहे हैं। 4,500 कंपनियों को इन्होंने बुला लिया। किसी का नाम है पेप्सी कोला, कोई है कोका कोला, कोई है कॉलगेट पामोलिव, कोई है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोई है रैकेट एंड कोलमैन, कोई है जॉनसन एंड जॉनसन, कोई है सीबा गायकी, कोई है सेंडोस। ऐसी 4,500 कंपनी, और ये लूटने में अब लग गई है इस देश में। ये कैसे लूट रही हैं? नेताओं ने इनको लाइसेंस दे दिए, ये कंपनियां अपना कुछ सामान बनाती हैं, वो सामान घर घर में आ रहा है, हम सब उसे खरीद रहे हैं। हम क्यों खरीद रहे हैं? हमें मालूम ही नहीं है कौन सा सामान भारत का है, कौन सा विदेशी है, क्योंकि हमें कोई पढ़ाता नहीं है, कोई बताता भी नहीं है स्कूल कॉलेज में। तो हम अनजाने में कई बार ऐसा सामान खरीदते हैं जो बाहर की कंपनियों का है, विदेशी, और उसका सारा पैसा देश के बाहर जाता है। जैसे एक पेप्सी कोला का बोतल आप खरीद लो तो इस देश का 7 रुपए बाहर चला जाएगा। 10 रुपए में बोतल आती है, 3 रुपए यहां रहेगा, 7 रुपए विदेश चला जाएगा। एक आप कॉलगेट पामोलिव का पेस्ट खरीद लो 27 रुपए का, उसमें से 5 रुपए भारत रहेगा, 22 रुपए विदेश चला जाएगा। अगर आपने बाटा का जूता खरीद लिया 399 रुपए 95 पैसे का, तो उसमें से 200 रुपए भारत के बाहर चला जाएगा।
अगर आपने विदेशी कंपनी की कार खरीद ली 5 लाख की, तो 3 लाख रुपए भारत से बाहर चला जाएगा। और 15 लाख की खरीद ली तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए बाहर चला जाएगा। आपने विदेशी कंपनी का रेफ्रिजरेटर खरीद लिया 15,000 का, तो कम से कम उसमें से 9,000 रुपए विदेश चला जाएगा। आपने विदेशी कंपनी का टीवी खरीद लिया मान लो 10,000 का, तो कम से कम उसमें से 6,000 विदेश चला जाएगा। तो एक दिन मैंने ये सब हिसाब निकाला, 4,500 कंपनियों का हर साल इस देश में जो सामान बिक रहा है उससे 2 लाख करोड़ रुपए विदेश में जा रहा है। हर साल 2 लाख करोड़, एक साल, 2 साल में 4 लाख करोड़, 3 साल में 6 लाख करोड़, 4 साल में 8 लाख करोड़, और ये सिलसिला पिछले 60 साल से चल रहा है। आजादी मिली उसके बाद से ही विदेशी कंपनियां फिर आ गई इस देश में। जिन कंपनियों के खिलाफ हमने संघर्ष किया था और लाखों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था, उन्हीं कंपनियों को हमारे नेताओं ने फिर बुला लिया इस देश में। और हमारे यहाँ नियम ऐसा बन गया है कि जो नेता जितनी विदेशी कंपनियों को बुलाए वो उतना ही अच्छा, माने जो जितनी ज्यादा मीर जाफरी करे वो उतना ही अच्छा, जो जितनी ज्यादा गद्दारी करे वो उतना ही अच्छा। ये इस देश का उसूल बन गया। अब समस्या क्या है कि लाखों करोड़ों अंग्रेज लूट ले गए, उसके पहले फ्रांसीसी ले गए, डच लोग ले गए, उसके पहले मुसलमान लूट के ले गए। अब जो थोड़ा बहुत बचा और 60 साल में हम कमा रहे हैं, वो अब ये नए नए विदेशी आकर लूट के ले जा रहे हैं। और क्या क्या सामान बेचकर लूट ले जा रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है। अमेरिका की कंपनी यहाँ आलू का चिप्स बेचकर हजारों करोड़ लूट रहे हैं। एक आलू के चिप्स का पैकेट आता है, उसका नाम है रफल्स, और एक है हॉस्टेस। पैकेट एक खरीदो 15 रुपए का है, और आलू का चिप्स उसमें 15 ग्राम निकलता है। पैकेट खोलो तो आधे से ज्यादा हवा निकलती है, और गिनकर मैंने देखा 15 चिप्स निकलते हैं आलू के। अब 15 ग्राम आलू का चिप्स 15 रुपए का, तो 1000 रुपए किलो आलू का चिप्स बिक रहा है। जिस देश के किसान का आलू 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस देश में आलू का चिप्स 1000 रुपए किलो बिकता। किसान भूखे मर रहा है, आलू पैदा कर करके सड़क पे फेंक रहा है क्योंकि आलू को भाव नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे घर में खेती होती है। हमारे यहाँ आलू की फसल जब होती है तो खोद खोद कर आलू खेत से सड़क पर फेंक देते हैं हम, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के मंडी लेके जाएं तो डीजल का खर्चा नहीं निकलता, इतना सस्ता आलू बिकता है, 50 पैसे किलो, 1 रुपए किलो। और वही आलू विदेशी कंपनियां लेती हैं और 1000 रुपए किलो में चिप्स बना के बेचती हैं। मुनाफे का अगर आप हिसाब निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हजारों प्रतिशत मुनाफा है आलू के चिप्स के धंधे। सोने चांदी की बात नहीं कर रहा, ऐसे लूट रहा है देश। पढ़े लिखे लोगों के बच्चे लगातार वही आलू का चिप्स खा रहे हैं जो बाजार में मिलता। अम्मा भी बना सकती है उनकी, लेकिन अम्मा का बनाया हुआ अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अम्मा भी अच्छी नहीं लगती। अब विदेशी चिप्स ही खाना है, करोड़ों रुपया जाता है। एक और उदाहरण देता हूं, एक विदेशी कंपनी टमाटर की चटनी बेचती है, मैगी। किसान का टमाटर बिकता है 1 रुपए 1.5 रुपए किलो, और मैगी बिकती है 200 रुपए किलो। चटनी टमाटर से बनती है, चटनी 200 रुपए किलो, टमाटर है 2 रुपए किलो। इसी देश में एक कंपनी है, वो चॉकलेट बेचती है, कैडबरीज। दूध से बनती है चॉकलेट, दूध आता है 20 रुपए किलो, कैडबरीज बिक रही है 15,000 रुपए किलो। एक विदेशी कंपनी है, वो टूथपेस्ट बेचती है, कॉलगेट, 27 रुपए का 100 ग्राम, माने 270 रुपए किलो। गाय के घी से महंगा, गाय का घी 200 रुपए किलो, कॉलगेट 270 रुपए। पढ़े लिखे लोग गाय का घी तो रोटी पे लगा के खाते हैं, सस्ता है, और कॉलगेट मुंह में रगड़ के वॉश बेसिन में थूकते हैं क्योंकि महंगा है। महंगी चीज थूक रहे हैं, सस्ती चीज खा रहे हैं, और कहते हैं हम तो बहुत स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूं और ज्यादा स्मार्ट बनो। तो पूछते हैं क्या करें? मैं कहता हूं ये कॉलगेट महंगा है इतना, घी से भी ज्यादा, इसको थूकते क्यों? रोटी पे लगा लगा के खा लो। मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये कहता हूं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा मूर्ख, मैं उनको कहता हूं एजुकेटेड इडियट्स, और जो बिना पढ़ा लिखा बहुत होशियार। मैंने बिना पढ़े लिखे गांव के किसान को आलू का चिप्स खरीद कर खाते नहीं देखा। मैंने बिना पढ़े लिखे किसान को पेप्सी पीते नहीं देखा। मैंने बिना पढ़े लिखे किसान के बच्चों को चॉकलेट खाते नहीं देखा।
वो खाएंगे तो गुड़ खाएंगे, चॉकलेट नहीं खाएंगे। वो खाएंगे तो आलू खाएंगे, चिप्स नहीं खाएंगे। वो खाएंगे तो गाय का घी खाएंगे, लेकिन ये पेस्ट रगड़ के नाली में नहीं थूके। इसका मतलब बिना पढ़े लिखे लोग होशियार हैं, अक्लमंद हैं, देशभक्त हैं, क्योंकि वो पढ़ने नहीं गए। और जो पढ़ गए मेरी तरह से, वो सब के सब हरामी हो गए इस देश में। मैं खुद को भी कहता हूं, दूसरे की बात नहीं। इसलिए मुझे अभी गाली लगता है कि कोई मुझे कहे कि तुम बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, क्योंकि यहां हर पढ़ा लिखा आदमी देश विरोधी काम में लगा हुआ है, देश को बेचने में लगा हुआ है, और हर बिना पढ़ा लिखा आदमी देशभक्ति कर रहा है और देश से वफादारी निभा रहा है। और सरकार कहती है सबको पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, माने सबको गद्दार बनाओ। एक बार मैंने भारत सरकार के एक सेक्रेटरी को पूछा, ये सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए? तो उसने कहा राजीव भाई सच्चा बताऊं या झूठा? मैंने कहा सच्चा बता दो भाई। तो उसने कहा कि ये हर आदमी को ये बताने के लिए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, जब ये सीख जाएंगे तो फिर टीवी पे पढ़ेंगे C फॉर कोक, P फॉर पेप्सी, L फॉर लाइफ बॉय, L फॉर लक्स। ये पढ़ना सीख लेंगे तो खरीदेंगे, खरीदेंगे तो कंज्यूमर बनेंगे। तो हर आदमी को विदेशी माल का उपभोक्ता बनाना है, शिक्षित नहीं बनाना। शिक्षा तो कुछ और होती है, वो नहीं देनी, साक्षरता देनी है। साक्षरता और शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये खेल चल रहा है हमारे देश। कैसे कैसे लूटते हैं आपको। और एक उदाहरण, नमक बनता है 15 पैसे किलो में, आपको बेचते हैं 7 रुपए किलो में। आपको मालूम है 15 पैसे किलो की चीज आप 7 रुपए किलो में खाएं। अब 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए में खाएं, हिसाब जोड़ो। 15 पैसे की चीज 30 पैसे किलो में खाएं, 100% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 1.5 रुपए में खाएं, 1000% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 3 रुपए में खाएं, 2000% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए में खाएं। इतनी लूट है। और हमारी हिम्मत ही नहीं है सरकार से पूछने की कि 15 पैसे किलो का नमक इतना महंगा क्यों मिलना चाहिए। तो वो आपको उल्लू बनाएंगे, वो कहेंगे इसमें आयोडीन मिलाया हुआ है। आयोडीन कोई ऐसी महंगी चीज है क्या? बहुत ही सस्ती है, मुफ्त की है, फोकट की है, भगवान की दी हुई बहुत आयोडीन समुद्र के पानी में है जो बिना पैसे का आता है। तो फिर इतना महंगा क्यों? ये महंगा इसलिए है कि नमक के खेल में विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दिए सरकार ने। जो नमक के लिए महात्मा गांधी ने इस देश में सत्याग्रह किया था कि अंग्रेजों का नमक हम नहीं खाएंगे, उस महात्मा गांधी के देश में अब विदेशी नमक बिक रहा है, लुट रहे हैं हम। और ये नमक हमको पता नहीं क्या बनाएगा, हमें नहीं मालूम। सब आयोडीन युक्त नमक खा के कल नपुंसक हो जाए तो कुछ पता है। क्योंकि दुनिया में आपको गंभीर बात कर रहा हूं, 56 दुनिया के देशों ने आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया। आपने बिकता नहीं, अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है, नॉर्वे में नहीं है, स्वीडन में नहीं। उन देशों में आयोडीन युक्त नमक नहीं बिक रहा, यहीं बेचा जा रहा और जबरदस्ती सबको खिलाया जाए। एक बार डेनमार्क की एक वेबसाइट मुझे मिली, वहां की सरकार की। मैंने उनको एक सवाल डाला, उनको पूछा कि आपके देश में आयोडीन युक्त नमक बिकता? उन्होंने कहा नहीं बिकता। क्यों? उन्होंने कहा 1956 में हमने बैन कर दिया। क्यों? तो उन्होंने कहा हमने शुरू में आयोडीन युक्त नमक खिलाया 1940 से 1956। डेनमार्क में अधिकांश लोग नपुंसक हो गए, जनसंख्या इतनी कम हो गई कि उस देश के खत्म होने का खतरा पैदा हो गया। तब उन वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद कराओ, तो बंद कर दिया। अब वो यहां पे चालू कर दिया। आप सब खा रहे हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। लुट भी रहे हैं, अपने शरीर की भी बर्बादी कर। ऐसे लूटा जाता है आपको। और एक उदाहरण देता हूं आपको, बीच बीच में कभी पता चलता होगा एक अभियान चला इस देश में, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ। क्यों लगाएं जी? तो आपको बीमारी नहीं आएगी। कौन सी बीमारी नहीं आएगी? हेपेटाइटिस नहीं आएगा। हेपेटाइटिस माने क्या होता है? पीलिया। अब हेपेटाइटिस के 4-5 स्वरूप हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। भारत में ए होता है, ए, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी होता ही नहीं। मैं तो 10 साल से खोज रहा हूं, आपको मिले तो मुझे बताइए हेपेटाइटिस बी का एक पेशेंट मुझे दीजिए आप। 10 साल से मैं खोज रहा हूं, सब पेशेंट है हेपेटाइटिस ए के। और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन कोई नहीं लगा रहा है, सब बी का लगा रहे हैं। पेशेंट कोई है नहीं, जबरदस्ती
जबरदस्ती, और सरकार लगवा रही है। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनी का वैक्सीन है जो बिक रहा है इस देश में। और अभियान ऐसा चला कि बैंक वालों को ठोक दिया जबरदस्ती, बीमा वालों को ठुकवा दिया, सबको बी का वैक्सीन। फिर मैंने केस लगाया सरकार के खिलाफ, केस लगाया तो मैं जीता, सरकार हारी, तब से ये वैक्सीनेशन बंद हुआ। नहीं तो पता नहीं 10 साल चलता, 20 साल चलता, पता ही नहीं है हमको। और एक वैक्सीनेशन चल रहा, पोलियो वैक्सीन। बच्चों को 1 डोज दो, 2 दो, 3 दो, 10 दो, 15 दो, 20 दो, 25 दो, बंदी नहीं हो रही है। और कह रहे हैं देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। बच्चा नहीं हो गया, मशीन है क्या? 20-20 डोज, 25-25 डोज दे दी, क्या होगा इस बच्चे का भविष्य में? कोई गारंटी है क्या? मैं होम्योपैथी चिकित्सा करता हूं, मेरे पास 167 बच्चों के केस हैं जिनको पोलियो वैक्सीन देने के बाद पोलियो हुआ है। राजीव जी, आपके अखबार में है कि 8 बार पोलियो का ड्रॉप देने के बाद पोलियो हो गया। होगा, जरूर होगा। और मैं बता रहा हूं ये क्यों होगा, क्योंकि ये जो वैक्सीन दिया जा रहा है उसमें वायरस जिंदा है, लिविंग वायरस है, पोलियो करने वाला वायरस है उसमें, वो आपके बच्चों को पिला रहे हैं। और क्या उसके पीछे सिद्धांत है कि लिविंग वायरस शरीर में डालेंगे तो इसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी तो शरीर लड़ेगा। अगर नहीं हुई तो कोई बच्चे में हो गई, ठीक है, जिसमें नहीं हो पाई उसको तो पोलियो होगा ही, कोई नहीं रोक सकता। अब वैक्सीन बिक रही है, धंधा चल रहा है और बच्चे पोलियो के शिकार हो रहे हैं। ऐसी लूट मची है इस देश में चारों तरफ। और कोई सरकार आए, ए पार्टी की हो, बी की हो, सी की हो, डी की हो, उनका एक ही उद्देश्य है, वो भी लूट में हिस्सेदारी करें जैसे पुरानी सरकार कर रही थी। एक 100 रुपए का लूट है तो दूसरा 90 रुपए का लूट है। एक नागनाथ, दूसरा सांपनाथ। आपके सामने 2 ही चॉइस है, नागनाथ को वोट दे लो या सांपनाथ को दे लो, डसेंगे दोनों, क्योंकि व्यवस्था वैसी बनी हुई है इस देश में। तो ये गंभीर समस्या पैदा हो गई। मुझे तो कई बार एक मुहावरा कहने का दिल करता है कि पहले से कोड़ था इस देश को, खाज और हो गई है। कोड़ तो था कि 1000 साल से लुटकर हम गरीब हो गए, अब ये खाज हो गई कि 60 साल में ऐसे हरामी नेता पैदा हो गए जो देश की परवाह नहीं करते, सिवाय कुर्सी के उनका कोई लक्ष्य नहीं है। पिछले 5-6 दिन से देख लो दिल्ली में क्या चल रहा है, सब हमाम में नंगे हैं, आपके सामने सबकी धोती खुली हुई है। कल तक जो एक दूसरे को गालियां देते थे आज हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं, देख लो आप। और कल तक जो एक दूसरे को सीधे मुंह देख नहीं सकते थे उनकी दोस्तियां हो रही हैं। तो ऐसे बेईमान और हरामी नेताओं के हाथ में आपका देश, जो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों को तो कई बार ऐसा समझ में भी आता होगा कि आज नहीं तो कल हम भारत छोड़ ही देंगे, ये तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो कहते हैं मैं लूटूंगा, फिर मेरा बेटा लूटेगा, बेटे का बेटा लूटेगा, फिर उसका बेटा लूटेगा। सबने अपने अपने बेटे बहुओं को तैयार कर दिया देश लूटने के। कोई भी नेता रिटायर होके जाएगा तो अपने बेटे या बेटी को फिक्स करेगा इस देश। और इनकी बेईमानी के कितने प्रमाण हैं। संसद में अगर कानून बनाना है तनख्वाह बढ़ाने का तो 1 मिनट में बनेगा, और संसद में कानून बनाना है गोरक्षा का तो 60 साल नहीं बनेगा। गरीबी, भूखमरी, बेकारी दूर करने का कानून नहीं बनेगा। नेताओं का टीए बढ़ाने का कानून 2 मिनट में बनता, और कोई उस दिन विपक्ष नहीं होता, सब सत्ता पक्ष में होता। तो ऐसी स्थिति देश में आई तो मुझे बहुत दिल में आग लगी हुई है, और ऐसे ही स्वामी जी को लगी हुई है। हमारी उनकी दोस्ती इसी कारण से हुई। मैं आज से ठीक 11 साल पहले उनको मिला था, और मिला था एक आश्रम है हरिद्वार में, आर्य वानप्रस्थ आश्रम। आर्य वानप्रस्थ आश्रम, ज्वालापुर एक जगह है हरिद्वार में, वहां मैं वहां व्याख्यान देने गया था। स्वामी जी उसकी अध्यक्षता करने आए थे उस कार्यक्रम में। तो उन्होंने जब ये सब सुना तो उन्होंने कहा यार तुम तो ऐसे ही आदमी हो जैसा मैं। तो मैंने कहा हाँ हो सकता है। तब वो मुझे अपने आश्रम ले गए कनखल, रात भर हम बातें करते रहे 2:30 बजे तक। फिर उसके बाद अगले दिन रुका, फिर उन्होंने कहा कुछ करना चाहिए देश के लिए। मैंने कहा हाँ करना चाहिए। तब से हम 2 मिल गए, एक वो एक मैं मिल गए। फिर मैंने कहा स्वामी जी आप एक फौज खड़ी करो, और इतनी बड़ी फौज खड़ी करो जितनी बड़ी अपनी सेना,
और एक दिन ये फौज खड़ी हो जाए तो ये सारे हरामी नेताओं को एक दिन हम पानी के जहाज पे भर के हिंद महासागर में ले जाते हैं। और इस देश में नए नेता खड़े करेंगे। वो दिन कब आएगा? बस जल्दी आने वाला है। आप बस फौज पूरी कर दो। अपनी आर्मी 15 लाख की है। 15 लाख जिस दिन योग शिक्षक हो जाएंगे उस दिन ये हो जाए। तो मैं तो और एक दूसरे अभियान पे लग गया। मैंने कहा स्वामी जी आप कोशिश करो, मैं देश भर में ऐसे लोगों को इकट्ठा करता हूं जो पहले से ऐसा सोचते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं आते। अपने भारत में दुष्ट ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं लेकिन इकट्ठे। सज्जन बहुत ज्यादा हैं लेकिन बिखरे हुए। तो जो सज्जन शक्ति बिखरी हुई है ये इकट्ठी हो जाए, योग शिक्षकों की फौज खड़ी हो जाए, तो आज नहीं तो कल धावा तो बोलना है। ऐसे ही जैसे कभी पृथ्वीराज चौहान ने बोला था, या जैसे राणा प्रताप ने अकबर की सेना पे बोला था, या जैसे भगत सिंह ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने 1857 में धावा बोला था अंग्रेजों पर, ऐसे ही ये हरामी काले अंग्रेजों पे धावा बोलना। और ये दिल्ली कुरुक्षेत्र बनेगा और आपकी बड़ी भूमिका होगी। जब ये दिल्ली कुरुक्षेत्र बनेगा तब आपको तय करना पड़ेगा कि आप राम के साथ हैं कि रावण के साथ। आपको तय करना। ये दिन आपके पास आएगा। जो रावण के साथ हैं तो जितनी पार्टियां हैं इनमें आप शामिल हो जाएंगे, और राम के साथ हैं तो स्वामी जी की सेना में आ जाएंगे। स्वामी रामदेव की सेना माने राम की सेना, और नेताओं की सेना माने रावण की सेना। तो कंस की सेना रावण की सेना में जाना है तो भी दरवाजा आपके लिए खुला है, क्योंकि दिल्ली कुरुक्षेत्र है। और राम की सेना में आना है तो भी दरवाजा खुला है। मैं तो राम की सेना में आ गया। अभी आपके लिए तय करना है। आप भी आ जाओ तो अच्छा, क्योंकि मैं आपको ये कहने आया कि कंस कितना भी पैसे वाला हो, ताकतवर हो, रावण कितना भी पैसे वाला हो, ताकतवर हो, कितना भी ज्ञानी हो, नाश तो होना ही है। रावण का हो चाहे कंस का। हर बार रावण को मारने के लिए राम का अवतार हुआ है, हर बार कंस को मारने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के इन हरामी रावणों को मारने का अवतार भी हुआ है। अब आप उनकी सेना में आके सैनिक बन जाओ, मैं बन गया, आप भी बन जाओ। हम सब मिलकर इन रावणों की फौज को, इन कंसों की फौज को मिटाएंगे इस देश से, और इस देश में एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जो फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बनाए। और आप बोलेंगे वो व्यवस्था कैसी होगी? 2-3 मिनट में खत्म करता हूं। कैसी होगी व्यवस्था? हमारे देश में भगवान श्री राम आदर्श। राम जी की कहानी आप सबने पढ़ी, राम जी की कहानी मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी। लेकिन मेरा निवेदन है कि राम जी की कहानी फिर से पढ़िए, मेरी तरफ से निवेदन। राम जी की पूरी जो कथा है ना, रामचरितमानस में है, रामायण में है, पूरी मत पढ़िए। एक ही कांड पढ़िए, उसका नाम है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड पढ़िए, फिर से पढ़िए। उसमें भरत और राम का संवाद है। उसमें भरत आए हैं राम को मिलने, खड़ाऊ लेके आए हैं, पिताजी की मृत्यु का समाचार लाए हैं कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए आपके वियोग में, आप वापस चलो। और नहीं चलते तो खड़ाऊ। तो राम जी का भरत से जब मिलन हुआ है तो राम जी ने भरत को सवाल पूछे, 64 सवाल पूछे उन्होंने। ये सवालों का जवाब भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का रास्ता है। सवाल क्या पूछे हैं? भरत को पहला सवाल पूछा है कि भरत, राज्य में तुमको देके आया था? हाँ। भरत कहते हाँ, मैंने राज्य आपका संभाला हुआ है। तो तुम ये बताओ कि राज्य की प्रजा का क्या हाल है? तो भरत कहते हैं प्रजा का हाल तो बाद में बताऊंगा, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, पहले वो सुन लो। तो उनका पिताजी का तो बताना, पहले प्रजा का बताओ। तो भरत कह रहे हैं कि धन धान्य से तो प्रजा सुखी है, लेकिन आपके नहीं रहने से दुखी। तो राम पूछ रहे हैं धन धान्य कितना है? कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है,
बेकार तो नहीं है? तो भरत सबका उत्तर दे रहे हैं कि ना कोई प्यासा है, ना कोई भूखा है, ना कोई बेकार है, ना कोई बेरोजगार है। तब राम कहते हैं कि भरत तुम आदर्श राजा, तुम ही शासन चलाओ, मेरे आने की जरूरत नहीं, मैं तो ये जंगलों के कंसों का और रावणों का सफाया करके फिर आऊंगा। इसका मतलब राम राज्य कैसा रहा वो ये है, कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में कदहु न व्यापा। माने दैहिक दैविक और भौतिक कोई दुख राम राज्य में किसी को हुआ नहीं। तो ऐसा राम राज्य हमें लाना, न कोई भूखा, न कोई प्यासा, न कोई बीमार, न कोई लाचार। आपने सुना स्वामी जी कहते हैं भूख से कोई न मरे और रोग से कोई न मरे, यही राम राज्य। जिस देश के लोग भूख से नहीं मरते और जिस देश के लोग बीमारी से नहीं मरते, वही राम राज्य। तो ऐसा राम राज्य लाना। कोई मुझे पूछता है तुम्हारा राम राज्य का संविधान क्या है, तो मैं कहता हूं मेरा कोई संविधान नहीं है, अयोध्या कांड का संविधान है। जो भरत ने सवालों के उत्तर दिए हैं वैसी नीतियां इस देश में बनानी। राम जी पूछ रहे हैं कि भरत अपने राज्य में कोई गद्दार तो नहीं, कोई देशद्रोही तो नहीं, कोई देश विरोधी तो नहीं। तो भरत कहते हैं कि अभी तक तो नहीं है। तो राम कह रहे हैं सावधान रहना, एक भी गद्दार सिर उठाए उसके पहले कुचल देना। ये राम कह रहे हैं। जो अहिंसावादी वो कह रहे हैं एक भी गद्दार सिर उठाए उसके पहले कुचल देना। एक भी देशद्रोही का पता चले तो उसको ऐसी कड़ी सजा देना कि दूसरे की रूह कांप जाए। माने दंड कठोर होना चाहिए। किसके साथ? देशद्रोहियों के साथ, देश विरोधियों के साथ, गद्दारों के साथ। ऐसा राज्य हमें लाना, ऐसी दंड नीति लानी। राम जी पूछ रहे हैं भरत, मैं जब से आया स्कूलों का क्या हाल है, गुरुकुल कैसे चल रहे हैं, शिक्षक समय पर आते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, गुरु का आदर करते हैं, ज्ञान उनको मिलता है? तो भरत कहते हैं हाँ बराबर मिलता है, गुरु भी आते हैं, विद्यार्थी भी समय से आते हैं। तो ऐसे 64 सवाल पूछे हैं राम जी ने भरत को। वो सारे के सारे 64 सवाल राम राज्य का आधार हैं। उन्हीं 64 सवालों को आज हिंदुस्तान में हम हल कर लें तो फिर से राम राज्य आएगा। गरीबी, भूखमरी, बेकारी मिटानी तो हमारी योजना है। मेरी योजना माने आप समझ लो स्वामी जी की योजना, कि हिंदुस्तान के ये जो हरामी नेताओं ने 60 साल में पैसा जमा करके विदेशी बैंकों में रखा, जो 45 लाख करोड़ है, इसको वापस। आप बोलेंगे ये आएगा? हाँ आएगा। कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा कि हमारी संसद में इसके लिए या तो कानून बनाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी पहले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा करेंगे हम शायद अगले साल 2009 में, नहीं तो 10 में तो करना ही। इस मुकदमे पे हजारों लाखों लोगों के हस्ताक्षर होंगे। वो मैंने कराए, 40,000 लोगों से हस्ताक्षर कराए, और भी जरूरत पड़ी तो कराऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम जाएंगे। नेताओं के बारे में हमारे पास जो जानकारियां हैं वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट को कहेंगे कि इन सब नेताओं को नोटिस देकर पूछिए कि इनके पास पैसा, ये देश का पैसा है, कोर्ट इनसे ले। या तो सुप्रीम कोर्ट करे, नहीं तो संसद में हमारी तैयारी है कि ऐसे 350 सांसदों को भेजना जो जाकर ये कानून बनाए कि 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश का जितना धन विदेशों में जमा हुआ वो देश का धन है, राष्ट्र का धन है, नेशनल प्रॉपर्टी। जब कानून बने तो हम देखें कौन विरोध कर रहा है इसका। जो विरोध करे पक्का है उसी का पैसा स्विस बैंक में है, और जो विरोध करे उसका मुंह काला करके गधे पे बिठा के सर्कस निकालें पूरी दुनिया। तो अगर ये कानून पास होता है, कानून बनता है, 7 दिन के अंदर स्विस बैंकों का पैसा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि स्विट्जरलैंड की बैंकों के साथ इस विषय पर 12 साल से मैं बात कर रहा हूं। वो सब तैयार है। वो कहते हैं कि आप अपना ब्लैक मनी यहां से ले लो, हम तैयार हैं। जर्मनी की बैंकों ने अभी सरकार को एक चिट्ठी भेजी थोड़े दिन पहले, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में लीक हो गई और छपी। जर्मन की बैंकों में जितने नेताओं का पैसा, उन्होंने कहा कि हम 6 महीने का समय दे रहे हैं, या तो निकाल लो नहीं तो हम जब्त करेंगे सब। तो अगर ये होता है जर्मनी में, फ्रांस में, तो सभी देशों में होगा। तो हमारी एक योजना है कि स्विस बैंकों का पैसा वापस आए।
दूसरी योजना है कि जितनी विदेशी कंपनियां लूट रही हैं इस देश को, इन सबको बाहर भगाया जाए, और इसको भगाने की ताकत आप में है। आप उनका माल खरीदना बंद कर दो, विदेशी माल मत खरीदो, सबका माल बिकना बंद हो जाएगा, भाग जाएगा, वो पैसा बच जाए। 2 लाख करोड़ हर साल बचेगा, आप सोचो। तीसरी योजना ये है कि भारत का जो रुपया है और अमेरिका का जो डॉलर है, इसको बराबर करना है। अभी हमारा 40 रुपया $1 है, हमको ये $1 $1 करना है। आप बोलेंगे ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये $1 40 रुपया हुआ कैसे? ये 1947 15 अगस्त को $1 $1 ही था। हमने तो 60 साल में जो कर्ज ले लिया अमेरिका और यूरोप से, उसके चक्कर में रुपया कम हुआ, डॉलर बढ़ गया। तो हमारी योजना है कि कर्ज वापस कर दो। कर्ज वापस करने के लिए धन कहां से आएगा? स्विस बैंक का पैसा जो हम राष्ट्रीय संपत्ति बनाएंगे, 45 लाख करोड़ है, उसमें से 18 लाख करोड़ का कर्ज दे देंगे। कर्ज देते ही रुपया और डॉलर बराबर आ जाएगा। रुपया और डॉलर अगर बराबर हुआ तो भारत की सारी संपत्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 गुनी बढ़ जाएगी एक झटके में। पता है क्या होगा? फिर यहां से आप न्यूयॉर्क जाएंगे और वापस आएंगे तो टिकट 750 रुपए का ही आएगा। अगर आपका बेटा या बेटी इंजीनियरिंग में आप पढ़ाएंगे, 10 से 12 हजार की पढ़ाई में वो 5 साल में IIT से बीटेक करके निकल आए। डॉक्टर बनाएंगे तो 20-25 हजार का खर्चा, माने आपकी जिंदगी का हर खर्चा 40 गुना कम हो जाएगा। सीधी सी बात। पेट्रोल अभी 52 रुपए लीटर है, फिर हो जाएगा लगभग ₹1.25 लीटर। डीजल अभी 36 रुपए लीटर है, डीजल हो जाएगा 80 पैसे लीटर। रसोई गैस का सिलेंडर अभी 350 रुपए का है, ये हो जाएगा लगभग 25 से 30 रुपए का। हर महंगाई का स्तर 40 गुना कम हो जाएगा। जब महंगाई 40 गुनी कम होगी तो आमदनी अपने आप 40 गुनी बढ़ जाएगी। तो हर भारतवासी जो आज ₹1 का मालिक है वो 40 का होगा, जो 1 लाख का मालिक है वो 40 लाख का होगा, जो 1 करोड़ का मालिक है वो 40 करोड़ का होगा, जो 100 करोड़ का है वो 4000 करोड़ का होगा। हर भारतवासी अपने आप अमीर होना शुरू हो गया। और रुपया और डॉलर जिस दिन बराबर हुआ, उस दिन तो दुनिया में हमको कोई रोक नहीं पाएगा, हम सबसे आगे होंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र ऐसा है हमारा जिसमें कोई मुकाबला नहीं कर सकता हमसे, खेती का क्षेत्र। खेती में हम गाय के गोबर और मूत्र से जो पैदा करेंगे ना धान्य, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास गाय नहीं है जो हमारे पास। देशी गाय हमारे पास है, सबके पास जर्सी और होलेस्टियन है, हमारे पास देशी गाय। देशी गाय के गोबर और मूत्र से ही धान्य पैदा हो सकता है, जर्सी से नहीं होता, क्योंकि उसके न गोबर में दम है न मूत्र में दम है, और दूध तो बिल्कुल बेकार है। तो खेती में हम गोबर और गोमूत्र का चलन करेंगे, करोड़ों किसान गोबर और मूत्र इस्तेमाल करेंगे, तो गाय ज्यादा पालनी पड़ेगी, तो गाय की संख्या बढ़ेगी, तो बैल की संख्या बढ़ेगी, तो बैल ज्यादा होने से ट्रैक्टर नहीं चाहिए, ट्रैक्टर नहीं चाहिए तो डीजल का लाखों करोड़ों का खर्चा बचेगा, वो किसानों का पैसा बचेगा। और गोबर गोमूत्र से जो अन्न पैदा होगा उसको हम खाएंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि यूरिया DAP का जहर नहीं खाना पड़ेगा। यूरिया DAP का जहर कम हुआ, गोबर गोमूत्र का अमृत खाने को मिला, तो बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तो 6.5 लाख करोड़ का जो बीमारियों का खर्चा है वो कम हो जाएगा, तो देश सब तरफ से अमीर हो जाए। ऐसी मैंने 50 योजनाएं बनाई, आपको 4-5 बताई, कभी मौका मिला तो और भी बताओ। स्वामी जी को मैं ये सब बता चुका हूं। ये उन्होंने जब समझ लिया तभी उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र चेतना का काम शुरू करो। ये जितना भी मैंने बोला है यही है जो राष्ट्र चेतना कार्यक्रम। आपने यहां जो बैनर देखा है, ये राष्ट्र चेतना में 50 काम हमें करने हैं। एक काम स्विस बैंक का पैसा वापस लाना, दूसरा काम किसानों की खेती गोबर गोमूत्र आधारित करना, तीसरा काम अंग्रेजों के बनाए हुए टैक्स के कानून बदलना, ऐसे 50 काम। उन कामों की जिम्मेदारी स्वामी जी ने मुझे दी है और उसके लिए राष्ट्रीय प्रभारी मुझे नियुक्त किया है। तो हम सब आप मिलकर इस काम में भी जुड़ जाएं तो जल्दी हो जाएगा। होगा तो सही, आप जुड़ेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा, नहीं जुड़ेंगे तो होगा तो सही देर में होगा। हम चाहते हैं जल्दी हो, देश का नुकसान कम हो। तो आप योग में लगे, प्राणायाम में लगे, पूरे देश में ये फैल गया। अब आप इस राष्ट्र चेतना के काम में भी थोड़ा थोड़ा समय लगाएंगे तो ये भी बहुत तेजी से फैलेगा और एक दिन इसमें से भी फौज निकलेगी।
एक फौज तो योग प्राणायाम करने वालों की, दूसरी फौज इसमें से भी तैयार हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो योग प्राणायाम नहीं करना चाहते, लेकिन उनको इस काम में इंटरेस्ट है कि स्विस बैंक का पैसा लाओ इस देश में, गरीबी मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ। कई लोगों को इंटरेस्ट है गोबर गोमूत्र की खेती कराओ, तो वो किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, सब तरफ से ये काम चले, तो फिर इस देश में एक बड़ी क्रांति हो। उस क्रांति की तैयारी में आप, मैं, हम सब लगे। ऐसी भावना से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप में शक्ति आए और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने अपने गुरु का ध्यान रखते हुए, ईश्वर के सामने गुरु को रखते हुए उनसे आशीष मांगिए, उनसे शुभकामनाएं मांगिए, आप में वो शक्ति आए और आप भी वही सब कर जाएं जो कवि भगत सिंह, ऊधम सिंह, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर ने कर दिया। आज का दिन वैसे बड़ा पवित्र है। आपके सामने दो फोटो हैं, एक चंद्रशेखर आजाद का है, दूसरा लोकमान्य तिलक का है। आपको मालूम है आज दोनों का जन्मदिन है। चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्मदिन है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पैदा हुए थे महाराष्ट्र में कोंकण नाम के एक इलाके के छोटे से गांव में, और चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए थे आज ही के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ नाम के एक छोटे से इलाके। अब तो झाबुआ बड़ा हो गया, पहले बहुत छोटा सा था। है जी, भावरा, झाबुआ जिला, भावरा गांव। तो ये जो एरिया में से निकले एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद, आपको शायद मालूम है, अपने माता पिता के अकेले थे, माता पिता के अकेले थे, और घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और देश के लिए अपने को न्यौछावर कर। एक बार उनकी मां ने कहा था कि तू तो मेरा अकेला बेटा है, तुझको तो इतना बड़ा किया है बुढ़ापे के सहारे के लिए। तब चंद्रशेखर आजाद का जवाब था कि तेरी जैसी करोड़ों माताएं हैं इस देश में, वो अंग्रेजों की गुलामी में हैं, उनको आजाद कराना मेरा पहला कर्तव्य है। ये जवाब था। ऐसे ही लोकमान्य तिलक बहुत क्रांतिवीर, आप जानते हैं 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी सारी नींव इन्होंने ही रखी, लोकमान्य तिलक। और लोकमान्य तिलक अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उनकी एक अखबार निकलती थी, उसका नाम केसरी। केसरी अखबार में उन्होंने संपादकीय लिखा 1905 में 11 दिसंबर को, और उसमें उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वराज्य ये दो शब्दों का अर्थ मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद समझ में आया। और उसके बाद ये दोनों शब्द उनके जीवन के शब्द बन गए। हर बार वो यही कहते थे, स्वदेशी और स्वराज्य एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, स्वदेशी आएगा तो स्वराज्य अपने आप आएगा, और स्वराज्य को हमने टिकाया तो स्वदेशी आगे बढ़ेगा। तो वैसे लोकमान्य तिलक जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ाया। आपको और एक जानकारी दूं, अंग्रेजों की सरकार ने लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों नेताओं को हिट लिस्ट में रखा हुआ था।